कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही खूबसूरत घर देखने को मिलता है, जिसके अंदर पुलिस अफसर एक केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर इन्हें कुछ डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में देखने को मिली थी। जो थी तो सभी के सभी फैमिली मेंबर, इन्हें मारा भी किसी ने बहुत बुरी तरह से था, जिसके नीचे एक स्टोर रूम है। पुलिस वालों को एक और बॉडी भी देखने को मिलती है जो पूरी तरह से हेल्दी लग रही थी, जैसे वो लड़की मरी भी अब हो। लेकिन पुलिस वालों को उसकी जरा भी खबर नहीं थी कि ये कौन है, और इसीलिए वो इस लड़की का नाम भी जेन डोई रख देते हैं ताकि पोस्टमार्टम के लिए भेज सकें, क्योंकि इन्हें इस लड़की के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जो आखिर में उसकी बॉडी को साथ लेते हैं, टॉप्सी के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी दूसरी तरफ हमें भी शेल्डर उसका फादर देखने को मिलता है, जो दोनों के दोनों बाप बेटे एक बॉडी के टॉप्सी करने में मसरूफ थे। जिनका एक था भी खानदानी पेशम, जिसमें माहिर होने की वजह से टॉमी ने अपने बेटे को भी साथ शामिल कर लिया था ताकि वो दोनों एक साथ काम कर सकें। वे इस वक्त पोस्टमार्टम पर भी जनीली बॉडी कर रहे थे, जिसकी हालत बहुत ही खराब होने के साथ साथ ये दोनों भी इसकी बॉडी के सभी पार्ट्स काट देते हैं, क्योंकि इनका काम में बॉडी को अच्छी तरह से चेक करने के बाद मरने की वजह ढूंढना था। जो दोनों अब आखिर में इस काम को अच्छी तरह से खत्म करते ही बहुत हैप्पी थे, क्योंकि आज के दिन शेल्ड की दोस्त यहीं पर आने वाले थे। वे दोनों इसी रात ही रिवर पर जा रहे थे और फादर भी उसके जाने पर बहुत खुश था, क्योंकि वो जानता था कि मेरे बेटे की लाइफ में एक लड़की का आना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से फादर तो सहन में फ्रेश होने के लिए चला जाता है, जबकि शेल्ड बॉडी को ठंड में रखते ही तैयार होने के लिए रूम में पहुंच जाता है, क्योंकि इन दोनों ने अपने स्पेरोन को एक टॉप्सी रूम बना दिया था, जिसकी वजह से कुछ टाइम गुजरने के बाद अब शेल्ड को भी वहीं पर किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए जो ही आगे जाता है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसे अचानक से आने पर वो दोस्त भी बहुत बुरी तरह डरा देती है, जिसका इस तरह वो आना इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो ऊपर से ये लड़की भी शेल्ड से डेड बॉडी दिखाने का कहती है, जिसके लिए वो तो बिल्कुल ही मना कर देता है, क्योंकि शेल्ड जानता था ये बॉडी लेना के देखने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आखिर में फादर के कहते एक बॉडी दिखा भी देता है, जो इस सब से भी राजी नहीं थी, और आखिर में दूसरी बॉडी दिखने पर उसकी होश ही उड़ जाता है, क्योंकि इस वाली बॉडी के पाँव में एक बेल लगी हुई थी, जो पुराने जमाने के लोग बॉडीज को जिंदा या मुर्दा जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि अगर वो इंसान जिंदा रहा तो उसकी बॉडी के हिलने छूने पर बेल बजते ही लोगों को मालूम हो जाए कि ये जिंदा है। जिसका चेहरा देखने के लिए आईना जो ही आगे जाते हैं तो वहीं पर शामी के बेल बजाते पूजा डर भी जाती है, जिस सब के बाद अब ये दोनों भी आखिरकार डिनर के लिए अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उस वक्त पुलिस अफसर भी इनके सामने जेन डोई की डेड बॉडी लेकर पहुंच जाता है, जिससे फादर तो इसे जाने का कहता है। लेकिन शेल्ड अपने फादर को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था, और वो इसी वजह से ही अपने दोस्त को रात टाइम वापस आने का कहते वापस भेज देता, और इसी के साथ टॉमी जेन की रिपोर्ट्स देखने के बाद अपने काम पर भी लग जाता है। वो अपने हर काम से पहले इसकी वीडियो बनाते ताकि हर चीज के बारे में लोगों को भी पता चल सके। लेकिन इस बॉडी ने इनके भी होश उड़ा दिए थे, तो देखने पर फादर को मालूम होता है कि इस लड़की की बॉडी का हर जोड़ टूटा हुआ है, जिसके हाथों के साथ साथ टखने की हड्डियां भी टूटी हुई है, और आई कलर चेंज होने से इन्हें ये भी मालूम हो जाता है कि ये लड़की बहुत पहले की मार चुकी है, जिसकी शक्ल से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और ऊपर से हमें उस लड़की की जुबान भी कटी हुई नजर आती है, जो सारा कुछ ऐसे लग रहा था जैसे इस लड़की को किसी ने बहुत ही बुरी तरह टॉर्चर किया हो। तो जानने के लिए फादर भी अब उसकी बॉडी को काटने में लग जाता है, जिसका ब्लड बहना इस बात पर बेटे को और भी ज्यादा हैरान कर देता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश बॉडी के साथ ऐसा होता था, लेकिन फिर भी काम पर लगे रहते हैं, जो केस बस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा था, क्योंकि अंदर से लड़की की बॉडी भी पूरी तरह से जली हुई थी, जिन्होंने अपनी लाइफ में इस तरह की बॉडी पहले कभी भी नहीं देखी थी, क्योंकि ऊपर बिल्कुल फ्रेश होने के साथ साथ अंदर जगह होना इनके लिए एक नई बात थी, जिसकी वजह से ये दोनों इस केस की और भी ज्यादा गहराई में जाने लगते हैं। जब प्रोसेस बहुत ही मुश्किल होने के साथ साथ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा था, जिन्हें अब इसके हार्ट में भी कुछ लिखा हुआ नजर आता है, जिसके बारे में टॉमी बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये क्या है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में भी इस तरह का केस बिल्कुल नहीं देखा था। जिन्हें अब उसी वक्त की बातों का ध्यान किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए शेल्ड जो ही आगे देता है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। तब भी शेल्ड मिरर में एक साई को देखते ही बुरा डर जाता है, जिसके बारे में इसके फादर को भी मालूम नहीं था, और आंखों में टॉमी उसी वक्त एक बोन के लगने पर जख्मी हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ शेल्ड भी आगे जाते रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर विंडो के अंदर देखते ही शेल्ड डर के मार नीचे गिर जाता है, जो कि और नहीं बल्कि उसी के फादर की ही बिल्ली थी, जिसे किसी ने अब मार दिया था। जो देखने के बाद टॉमी खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास ये बिल्ली अपनी बीवी की आखिरी निशानी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसको फेंकने के बाद ये बाप बेटा भी अपने हाथ धोने के बाद कान पर लग जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह आज की रात ये काम खत्म करना चाहते थे, जिसके लिए इन्हें उस वक्त बॉडी चेक करते ही अंदर एक लिखा हुआ कपड़ा मिलता है, जो प्राचीनी जबान में था, लेकिन इन्हें उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ये दोनों उसे कोड समझ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर लिखे हुए भी कुछ अजीब लेटर्स थे, जिससे इनकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि इस लड़की के साथ इस तरह का काम किसने किया। जिस सब के बाद माइक्रोस्कोप में भी इन्हें उस कपड़े के अंदर कुछ वायरस भी जिंदा हालत में नजर आते हैं, जिससे इनमें अब एक नई बात पैदा हो चुकी थी कि ये लड़की मरने के बाद अब तक भी जिंदा हालत में कैसे लग रही है, लेकिन काम फिर भी करना था, जिसकी वजह से ये दोनों अब उस बॉडी की ओर गहराई में जाने लगते हैं, जिसकी स्किन
जैन उतारने के बाद अब इन अंदर भी उसी तरह के निशानात बने हुए नजर आते हैं, जिनके पास अब अंदर मौजूद लाइट्स भी टूट कर ऑफ हो चुकी थी, जो देखने के बाद अब शेल्ड भी अपने फादर के साथ कंट्रोल रूम में जाने लगता है ताकि लाइट सेट कर सकें। लेकिन इन्हें भी उसी वक्त अब अपना डोर लॉक नजर आता है, क्योंकि बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से दोनों वापस आने के बाद फोन पर मदद भी मांगने लगते हैं, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि अब इनके फोन में सिग्नल भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से दोनों अब एक साथ ही किसी की आवाज सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना तो जान चुके थे कि अब कोई हमारे घर के अंदर आ चुका है, जिससे डर कर ये भी अपना डोर लॉक काट देते हैं ताकि बच सके। जिन्हें इतना तो मालूम ही हो चुका था कि हमारे घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इसी जैन की बॉडी की वजह से ही हो रहा है, जिसके फादर टॉमी को भी अब उसी वक्त साय ने बहुत बुरी तरह मार दिया था, जिसके अपने साथ भी बिल्कुल जैन जैसी हालत हो रही थी। दोषी की बॉडी को भी जैन की तरह अंदर से जलाने लगती है और दोनों बाप बेटा आखिर में एक साथ आगे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि जैन के साथ जो कुछ भी हुआ ये पुरातनी लोग लड़कों को एक बीच समझ कर टॉर्चर करते थे और वो अब तक भी जिंदा हालत में थी, जिसकी वजह से अब जैन ने इनकी चीर फाड़ का भी दर्द महसूस किया था। और फादर तो इस सब के बाद भी परेशान हो जाता है, जब बिल्कुल भी नहीं चाहता था तो मेरे बेटे को कुछ भी हो, जिसके बाद दोनों बाप बेटा एक साथ आगे देखने पर किसी को महसूस करते ही अपनी किनारी उसी की तरफ फेंक देते हैं और ऊपर से ये दोनों आखिर में जैन की बॉडी को भी जलाने लगते हैं, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि आग उसकी बॉडी पर बिल्कुल भी असर नहीं करती, जो उल्टा खुद ही इन्हीं के रूम को जला देती है, जिसकी वजह से दोनों अब किसी तरह ऑक्सीजन मारते ही सारी आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैन की बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से दोनों अब जो ही आगे जाते हैं तो वहाँ पर कुल्हाड़ी किसी के साय को नहीं बल्कि शेल्ड की दो सेना को लगी थी, जिससे शेल्ड ने रात को वापस आने का कहीं कर भेज दिया था और वो खुद आई भी इसी वजह से ही थी, जिसको जख्मी देखने के बाद अब ये बाप बेटा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि शेल्ड उससे बहुत ही प्यार करता था, जिसकी वजह से वहीं पर शेल्ड बहुत बुरी तरह रोने लगता है, जो बात उसका फादर तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसी वजह से शेल्ड को किसी तरह अपने साथ लेते लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है, लेकिन इतने में अब उसकी बॉडी पर भी आत्मा का असर हो चुका था, जिसकी वजह से टॉमी जान चुका था कि मैं अब नहीं बचने वाला और इसी वजह से ही दोनों अब जैन की बॉडी को वहीं पर छोड़े आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिनका सारा का सारा सेटअप भी ड्रामा हो चुका था, जो रास्ते में अब आत्मा से गुजरते ही जैन के बाद दोबारा पहुंच जाते हैं ताकि उसकी और भी ज्यादा छानबीन कर सकें। दोनों जैन के ब्रेन चेक करते ही एक नई प्रॉब्लम में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी का ब्रेन अब तक भी जिंदा हालत में था, जैसा मैंने आप लोगों को कहानी के पहले बता दिया था, और उस कपड़े पर भी 2027 के टाइम का लेटर लिखे हुए था, जिनमें सब कोई प्राचीनी जबान का था, जिससे अब फादर भी जान चुका था कि जैन मेरे साथ भी वही कुछ कर रही है जैसा उसके साथ लोगों ने किया था, और वो उसी तरह से लोगों को मार कर बदला लेती थी, जिससे डर कर फादर उसे वहीं पर खुद को मारने का कहता है ताकि वो मेरे बेटे शेल्ड को छोड़ दे, क्योंकि शेल्ड उसका सिर्फ एक ही बेटा था, जिसकी वजह से जैन उसे वहीं पर बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने लगती है और वो अपनी तरह टॉमी के सारे जोड़ तोड़ लेती है, जिसकी तकलीफ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से ही शेल्ड को वहीं पर अपने आप को मारने का कहता है, जो ऐसा चाहता तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आखिर में फादर को तकलीफ के अंदर देखकर मार देता है, जिसके बाद की बारी थी शेल्ड की, जो किसी तरह आगे जाते ही वहाँ से भागने लगता है, लेकिन डोर भी ओपन होने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे ऐसा करता देखते ही जैन भी वहीं पर फादर की शक्ल में आकर शेल्ड को नीचे गिराकर मार देती है, जिनके पास अब सुबह आने के बाद पुलिस वाले आते ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब इनके साथ भी वही कुछ हुआ था जैसा कहानी के शुरू में दिखने वाली फैमिली का हाल था, और इस बार भी जैन की बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे उस पर किसी ने ऑटोप्सी की ही ना हो, जिस सब के बारे में पुलिस भी बिल्कुल नहीं समझ पा रही, तो सभी अब दोबारा से जैन की बॉडी को साथ लेते आगे की तरफ भेज देते हैं ताकि उसकी ऑटोप्सी कर सके, जहाँ पर हम भी रास्ते में उसके पाँव को हिलता हुआ देखते हैं, और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।